हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम ध्यान देने वाले हैं एम्फीपोलिटिक पाथवे के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल को जनरली कहा जाता है एम्फीपोलिटिक पाथवे कहा जाता है। ठीक है, तो एम्फीपोलिटिक पाथवे क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरीके से आज समझेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है क्रेब साइकिल। आपको मैंने पिछली बार बताया था क्रेब साइकिल में क्या होता था, मैंने बताया था उसका नेट प्रोडक्ट मैंने बताया था। ठीक है, लिंक रिएक्शन के बाद चलती थी, लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि इस क्रेब साइकिल में क्या होती है। क्रेब साइकिल में बहुत सारे रॉ मटेरियल से आपको क्या होता है, ये क्रैब साइकिल मूव करता है, घूमता है। जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से टूट करके पायरुवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम आगे एक्सेस करता है, इस साइकिल को रीड करता है, इस साइकिल को रन करता है। लेकिन जनरली बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे देखते हैं कि आपको फैट्स भी आपको ब्रेक डाउन होकर के धीरे धीरे ये क्रेब साइकिल को आपको रेफर करेगा। जैसे अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स में टेक करते हैं, कोई अगर मान लेते हैं लाइफ है वो उसको नीड है फूड है, तो फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, मान लेते हैं कि फैट्स ज्यादा अमाउंट में, तो फैट्स भी क्या होगा, फैट्स से भी एनर्जी मिलेगा। आपको प्रोटीन टेक किया, प्रोटीन बॉडी लिबरेटर में मदद कर रहा है, तो प्रोटीन भी आगे जाकर के क्या होगा, क्रेब साइकिल में मूव करेगा। तो कौन सा रॉ मटेरियल है जो आपको क्रेब साइकिल किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से आपको, और इससे सिंपल प्रोडक्ट होंगे जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल से किससे कनेक्टिंग पाथ से जुड़ेंगे, कनेक्टिव जो भी है रॉ मटेरियल वहां पर जुड़ेंगे और आगे फॉलो करेंगे क्रेब साइकिल। तो इस पाथवे को सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखनी है क्रेब साइकिल एंड एम्फीपोलिटिक पाथवे। एम्फीपोलिटिक मीन्स क्या होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी मीन्स क्या होता है, एम्फी टर्म मीन्स होता ही है बोथ, बोल टर्म मीन्स होता है थ्रो होता है, फेंकना होता है टर्म, है ना। तो ये एम्फीपोलिटिक पाथवे है। तो एम्फीपोलिटिक पाथवे क्यों कहा जाता है, दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में जैसे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रकार के मेटाबॉलिज्म इसमें होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एम्फीपोलिटिक पाथवे कहा जाता है। हमने बताया क्रेब साइकिल को एम्फीपोलिटिक पाथवे कहा जाता है क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक दोनों प्रकार के मेटाबॉलिज्म प्रेफर होते हैं। तो दैट इज आप पहले पढ़ चुके होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे आपको सिंपल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं, या कॉम्प्लेक्स या तो सिंपल में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म होना, इस प्रकार के विद रिस्पेक्टिवली उसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो एनाबॉलिज्म भी एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिक भी एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। तो इस तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन हमारे जनरली लाइफ में एक सेकंड में लगभग बहुत सारे 10,000 से ज्यादा आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है। तो यहाँ पर हमें देखनी है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, है ना। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन और मतलब हम लोग कर सकते हैं ब्रेक डाउन दोनों, है ना, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों अगर देखेंगे हीट के फॉर्म में, तो दोनों प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर है एम्फीपोलिटिक पाथ में कि क्रेब साइकिल में जैसे जितने भी आपको है मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स क्या है, जो मेटाबॉलिज्म में भाग रहते हैं उसे मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। मेटाबोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं मेटाबोलाइट्स और दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जनरली वो होते हैं जैसे कि मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे आपको कहना है जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, आपको प्रोटीन है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। उसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स भी है ना, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड, है ना, हीम, क्लोरोफिल जैसे ये सब जो है प्राइमरी मेटाबॉलिक में आते हैं, जो डायरेक्ट आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस होती है, जैसे रिप्रोडक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, जनरली जो भी प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसे कहते हैं जो आपको जैसे कुछ अलग प्लांट में, जिससे जनरली कुछ अलग प्लांट्स में या फंजाई में हो या माइक्रोब्स में हो, ये सब में पार्टिकुलर जो डायरेक्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद नहीं करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा जैसे टर्पिन्स होते हैं, अल्कोलॉइड्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ये सब जितने भी ये सब छोटे छोटे जो भी है ये सब आपने सुना होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया गया होगा। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो देख रहे हैं आपको जनरली चेंज हो रहे हैं और क्रेब साइकिल से होकर के गुजर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को जनरली यहाँ पर देखना है कि एम्फीपोलिटिक पाथवे में क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल्स होंगे, कोई भी मटेरियल्स है आपको, है ना, यहाँ पर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तीनों के तीनों आपको क्रेब साइकिल से होकर के गुजरेंगे। लेकिन किस किस तरीके से कंपाउंड में टूटेंगे, है ना, उसके बाद से आपको क्रेब साइकिल में इंटर करेंगे,
है ना, तब ये चलेगा। उसके बाद कौन से आपको, जैसे कि क्रेब साइकिल है तो वहां से क्या अमाइनेशन होगा, अमाइनेशन टर्म आएगा। तो अमाइनेशन समझना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें क्या होता है, अमाइन टर्म लग जाता है तो उसे अमाइनेशन कहा जाता है। यहाँ पर अमाइनेशन का टर्म भी आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगा, इसलिए मैंने बता दिया अमाइनोलॉजी। अब आपको अमाइनेशन कहा है ना। अब देखना है सीधे जनरली बुक में कंटेंट में, एनसीईआरटी कंटेंट में आप देखोगे तो आप 11th में प्लांट फिजियोलॉजी वाले रेस्पिरेशन चैप्टर में, तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपको टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट आपको डायरेक्ट आपको लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम से मैंने बताया होगा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट यानी कि ऑक्जेलिक एसीटेट, तो ये क्या होते हैं आपको, यानी कि ऑक्जेलेट है ना, ये दोनों सबस्ट्रेट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट की तरह आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं यानी कि सिट्रेट बनाते हैं। फिर सिट्रेट से आगे मूव करता है ना, मैंने बताया होगा बहुत सारे आपको बताया सिट्रेट आइसो है ना, जो भी है। उसके बाद आगे जाकर के अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनाते हैं, है ना। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद सक्नाइल कोएंजाइम, सक्नाइल कोएंजाइम के बाद आप जानते हो सक्नेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट जो भी है। फिर सक्नेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट फिर से इस तरीके से फिर से साइकिल को कंटिन्यूअस करते हैं। लेकिन ये मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट से, कि कार्बोहाइड्रेट से इस तरीके से क्रेब साइकिल रेफर होता है। अब देखिए कि ये कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से चेंज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट पहले टूटेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद टूटने के बाद पायरुवेट, पायरुवेट से क्या एसिटाइल कोएंजाइम, तो पायरुवेट इसका एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ग्लूकोज इंटर कर गया एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ग्लूकोज पहले तोड़ा जाएगा पायरुवेट में, है ना, तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। उसी तरीके से पायरुवेट के पहले ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है ना, तो फैटी एसिड आपको किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। आपको फैटी एसिड डायरेक्ट आपको एसिटाइल कोएंजाइम में भी आ सकता है, आपको फैटी एसिड्स आपको क्या होता है पायरुवेट में भी, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में भी आ सकता है। इस तरीके से आगे एक्सेस होगा सबस्ट्रेट की भांति, उसके बाद क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। तो ये था कार्बोहाइड्रेट में। फैट्स में उसी तरीके से क्या होगा, फैट्स आपको फैट्स टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड आपको क्या फैटी एसिटाइल कोएंजाइम में, या तो क्या हो सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो ये फैटी एसिड से फैटी एसिड आपको टूट करके ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल से इस तरीके से भी चल सकता है। फैटी एसिड से ग्लिसरॉल टूटेगा, ग्लिसरॉल से पायरुवेट, पायरुवेट से इधर आ सकता है, या तो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम को बनाते हुए सीधे आएगा, या तो फैटी एसिड आपको पायरुवेट से बनाते हुए इस तरीके से भी आपको पाथवे को फॉलो कर सकता है। तो इस पाथवे में फॉलो मैंने देखा, फैट्स को देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। अब जनरली क्या है कि ये मैंने फैट्स बताया, सिट्रेट इंटर किया, लेकिन अब आप प्रोटीन्स में जाओ। प्रोटीन्स आपको टूटेगा सबसे पहले अमाइनो एसिड, आपको 20 टाइप्स अमाइनो एसिड पढ़े होंगे, 22 टाइप्स पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे है ना, अमाइनो एसिड पढ़े होंगे है ना। प्रोटीन्स के छोटे भाग होते हैं क्या, अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, यानी कि प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक एसिड जो भी है ना, दैट इज सल्फ्यूरिक, सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा है ना, दैट इज एरोमेटिक, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा। तो दैट इज जो अमाइनो एसिड होता है, पार्टिकुलर यहाँ पर है ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन कैसा अमाइनो एसिड है, दैट इज न्यूट्रल है ना। ग्लाइसिन, अलानिन, वाइलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन जो भी पढ़ोगे ये न्यूट्रल। ये ग्लाइसिन कोई भी अमाइनो एसिड, पार्टिकुलर अमाइनो एसिड है, वो आपको कहाँ होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा। अमाइनो एसिड है, पार्टिकुलर अमाइनो एसिड कौन है आपको, दैट इज न्यूट्रल। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेगा। ये नहीं कि ग्लाइसिन ही डायरेक्ट आपको सिट्रेट को बनाएगा, है ना, ग्लाइसिन और ऑक्जेलेट, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्लाइसिन को सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में टूटना पड़ेगा, उसके बाद आगे की ओर सिट्रेट बनाने के लिए रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन्स आपको इस तरीके से मूव करेगा, धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप रिएक्शंस आपको फॉलो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि उसके बाद सिट्रेट के बाद यहाँ पर आपको क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, प्रोसेस होता है सिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट के बीच में होता है, आपको बताए होंगे है ना। अल्फा कीटोग्लूटरेट यहाँ पर उसके बाद क्या बनाएगा, सक्नाइल कोएंजाइम, है ना, जो भी देखते हैं। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाला गया है, तो आपको क्रेब साइकिल में बता दिया गया है ना। तो यहाँ पर सक्नाइल कोएंजाइम है, ये बन जाएगा सक्नाइल, सक्नेट बन जाएगा, उसके बाद ऑक्सीडेट। अब इधर देखते हैं कि इधर क्या है। जैसे देखना है कि यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बना, तो ग्लूटामेट बना यहाँ पर, या तो ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बना, अस्पार्टेट बना। तो यहाँ पर कोई भी क्रेब साइकिल में जैसे है अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बना या अस्पार्टेट बना, है ना। तो ग्लूटामेट अस्पार्टेट क्या है ना, आपने पढ़ा होगा एसिडिक में अस्पार्टिक एसिड, है ना, आपने पढ़ा होगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन,
अस्पार्टेट, ये सब क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड जो भी है अस्पार्टेट और ग्लूटामेट, इसका अमाइनेशन होगा, इस पे अमाइन ग्रुप लग जाएगा, तो आपको डेट इज इंटरचेंज होगा, डेट इज अस्पार्टेट और डेट इज ग्लूटामेट का अमाइनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्लूटामेट आपको बहुत सारे, जैसे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। इस तरीके से भी प्रोटीन बना सकते हैं, या तो प्रोटीन एस्पार्टेट में टूट करके, अगर एस्पार्टेट होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोटीन्स का ग्लाइसिन भाग, आपको ग्लाइसिन प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड जो थे, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन थे, ये एसिटाइल कोएंजाइम में। उस तरीके से प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड होते हैं छोटे छोटे, जैसे एस्पार्टेट मैंने बताया, तो एस्पार्टेट डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, है ना, तो उसका डायरेक्ट आपको इंटर कर सकता है ऐसे भी। तो या तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसके बाद ऑक्सिलो एसिडिक भी इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा है, इस तरीके का डायरेक्शन मैंने बताया, डेट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर देख रहे हैं रिवर्सिबल, यानी कि ग्लूटामेट से आपको प्रोटीन भी बन सकता है, प्रोटीन से ग्लूटामेट भी बन सकता है, डेट इज, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो ये मैंने बताया आपको, मैंने बताया एम्फिबोलिक पाथवे। तो एम्फिबोलिक पाथवे में जनरली मैंने बताया ये सब, लेकिन अब कुछ और खास है, देखिए कि इस तरीके से अमाइनेशन हुआ ग्लूटामेट में, अस्पार्टेट में, तो क्या हुआ जनरली, दैट इज यहाँ पर अमाइनेशन होता है, तो अमाइन ग्रुप जुड़ जाते हैं इससे, है ना, काफी उसका, ताकि उसका काफी व्यापक यूज हो ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में। तो अब यहाँ है कि यहाँ सक्निक एसिड है, यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट है कि सक्निक एसिड किस में इंटरचेंज किया जाते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे साइटोक्रोम का यूज आता है, जैसे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये सब जो है ना, ये सब क्या होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन से एक दूसरे प्रोटीन पे आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो साइटोक्रोम जनरली है, आपको बहुत सारे आपको पिगमेंट्स है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट तो आप जानते ही हो, मेन पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, जो भी है ना, क्लोरोफिल है, बी सी डी, क्लोरोफिल है तो मेन पिगमेंट होते हैं, बी सी डी जो भी होते हैं एसेसरी होते हैं। साइटोक्रोम आपने जाना है ना, फाइटोक्रोम भी आपने जाना होगा, है ना, कि फाइटोक्रोम आपको प्लांट्स में जनरली होते हैं, जीन एक्सप्रेशन में काफी मदद करते हैं, तो ये फाइटोक्रोम है। तो ये सब जनरली सक्निक एसिड से बनता है ना, तो सकनेट से बनता है ना, सकनेट कहो या सक्निक एसिड कहो। तो देखो अल्फा ग्लूटारेट से सकनाइल कोएंजाइम, सकनाइल कोएंजाइम से आपको डायरेक्ट इंटरचेंज होगा सकनेट में, सकनेट आपको बना देगा ये सब क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम जो भी है आपको। तो इसमें बताया गया कि कौन से आपको जनरली केमिकल से आपको कौन से आपको प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। जनरली एसिटाइल कोएंजाइम, आपको एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर बताया गया कि एसिटाइल कोएंजाइम किससे किससे बनेगा, फैटी एसिड से भी बन सकता है, आपको बताया गया ग्लाइसिन से भी, पायरुवेट से भी। यहाँ पर 3 हुआ, तिकड़ी चले कि आपको ये तीनों में से कोई एक भी होगा, उससे एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है। अगर पायरुवेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, अगर वो ग्लाइसिन है तो ये अमाइनो एसिड है, अगर फैटी एसिड है तो ये फैट्स है ना। तो यही कहा गया कि कोई भी अगर क्रेब्स साइकिल इंटर करेगा तो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से भी हो सकता है, प्रोटीन से भी हो सकता है, फैट से भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है दैट इज इस तरीके के प्रोसेस आपको बन भी सकते हैं, आपको दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि बन भी सकते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकता है, और आपको दैट इज टूट भी सकते हैं, है ना। जैसे कि बना एक बड़ा चीज प्रोडक्ट बना, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ एस्पार्टेट से प्रोटीन बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, लेकिन टूट गया, उससे और छोटा टूटा, जैसे यहाँ पर दोनों जुटा तो क्या सिट्रिक एसिड बना, तो यहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, है ना। अगर कार्बन का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, इससे कार्बन का नंबर हो रहा है कम, तो यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस तरीके के प्रोसेस में बहुत सारे कहीं कहीं पर एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, सिंथेसिस जहाँ पर होगा एनाबॉलिक होगा, जहाँ पर ब्रोकन डाउन होगा ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा, दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। यही कहा जा रहा है कि क्रेब्स साइकिल आपको एनाबॉलिक के जैसा व्यवहार करता है, वहां पर टूटना फूटना बनना दोनों प्रोसेस कार्यक्रम जारी रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, है ना। तो जनरली मैंने बताया आज क्रेब्स साइकिल में एम्फिबोलिक पाथवे, एम्फिबोलिक नाम ही दिया जाता है आपको, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बोथ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस, है ना, इन पार्टिकुलर पाथवे कौन है, क्रेब्स साइकिल, इसलिए क्रेब्स साइकिल को एम्फिबोलिक पाथवे कहा जाता है। तो इससे हमको क्या मालूम हुआ, एनसीईआरटी में आपको बुक में कंटेंट में होगा कि आखिर कार्बोहाइड्रेट किससे किससे टूट करके आपको क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का था कि ग्लूकोज का पायरुवेट, उसके बाद एसिटाइल, उसके बाद इंटर किया। फैट्स में अगर होगा तो
फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम, उसके बाद इंटर किया। यहाँ पर है कि आपको प्रोटीन्स में कैसे, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, उसके बाद ग्लाइसिन, उसके बाद एसिटाइल, उसके बाद इंटर किया, है ना। तो इस तरीके से, और यहाँ पर किससे बनता है आखिर, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, ये सब किससे बनते हैं, तो सक्नेट से बनते हैं, है ना। हमने यहाँ पर जाना, हमने यहाँ सीखा समझा कि सक्नेट से बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अल्फा ग्लूटारेट से, अल्फा ग्लूटारेट और आपको सक्नाइल को एंजाइम में छूटता है, उसके सक्नाइल को एंजाइम से सक्नेट में, है ना। यहाँ पर जो भी है आपको डेट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है, चेंजिंग प्रोसेस, कन्वर्सन प्रोसेस, उसके बाद जाकर के बना। तो इसमें यही सिखाया गया है कि किसके बाद कौन सा प्रोसेस जो है आपको डेट इज चेंज होगा। तो कौन से रॉ मटेरियल्स आपको, जो भी रॉ मटेरियल्स, उससे कौन से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंटरचेंज होगा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के फॉर्म में। यही था, धन्यवाद।